नमस्ते। मेरे साथ नूर मंसूर साहब हैं। नूर मंसूर साहब कर्नाटका के सीनियर नमस्ते। ऑफिसर हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं, सिविल सर्वेंट। ही हैज वर्कड फ्रॉम ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन में काम किए हैं, एंड राइट फ्रॉम तहसीलदार टू एमडी ऑफ कॉर्पोरेशंस। ही हैज अ वेरी गुड नॉलेज एंड इनको खूब ठीक से व्यक्तिगत अनुभव है सरकार कैसे चलती है और इलेक्शन कैसे होते हैं। और इसीलिए नूर मंसूर साहब ये 2018 में रिटायर हुए। ये इन्होंने कई इलेक्शन भी कंडक्ट कराए हैं और ये उस मुहिम का हिस्सा हैं जो देश में, पूरे देश में जो कुछ बुद्धिजीवी, कुछ एकेडमिक्स वाले, कुछ कलाकार, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ सिविल लिबर्टीज के लोग, इन सब लोगों ने मिलकर जो इस समय एक मुहिम चलाई है, उसका पार्ट नूर मंसूर साहब भी हैं। आप इस मुहिम का मेन मुद्दा यह है, एक मुद्दा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन होली काऊ की तरह ये नहीं कि आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। और इस समय बिहार इलेक्शन को लेके जो एसआईआर हुई है उसको लेके तमाम डाउट है और ऐसा मानना है कि वो इलेक्शन फेयर नहीं हुए हैं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। किस पार्टी का फायदा है, किस पार्टी का नहीं है, ये सेकेंडरी है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस समय का जो इलेक्शन कमीशन है, इट हैज टू बी मोर अकाउंटेबल। और बिहार का इलेक्शन के बारे में या तो वो तत्परता से बताएं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। करीब 80 लाख लोग वहां वोट नहीं दे पाए। उनकी टोटल एलिजिबल वोटर्स टू बिकम वोटर इन बिहार वाज 8.25 lakhs। जो फाइनल लिस्ट बताई है इलेक्शन कमीशन में 7.45 lakhs। 80 लाख लोग, 80 लाख पीपल ने वोट नहीं दिया और दे आर नाउ पार्ट ऑफ द वोटर लिस्ट। उस पर भी आंसर चाहिए। नूर साहब, स्वागत है। नूर साहब, ये यू हैव बीन पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन प्रोसेस। तो मेरा पहला और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि ये एसआईआर की इतनी जल्दी क्या है? The way it is with a tearing hurry, we are doing it in UP, we are doing it in West Bengal and Tamil Nadu and Kerala. What is this tearing hurry? Can you understand? You have a lot of administrative experience. आपने ये काम किया। मैं जरा इस पे पहले एक आपका सवाल ले लूं, नूर साहब। मेरी बात, आपका सवाल का जवाब देने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपने बुलाया। मेरा एक दो डिस्क्लेमर है पहले ही। एक, नंबर वन, एक वोटर लिस्ट प्योर होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा एक अच्छा सा विदाउट एनी एबरेशंस अच्छा प्योर इलेक्शंस इंडिया में अच्छा सा इलेक्शन चलाने के लिए जरूरत है, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। इसके लिए जो भी काम लेना चाहिए वो उठाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इसे मैं पूरी तरह से मानता हूं। और दूसरा ये है कि इलेक्शन के साथ ये इन्फिल्ट्रेटर्स का मसला भी जुड़ गया है। तो नूर मंसूर होने के नाते, एज मुस्लिम होने के नाते, माइनॉरिटी होने के नाते मैं ये साफ करना चाहता हूं कि एज इन्फिल्ट्रेटर का मसला जो है, इसे सरकार जो भी कदम उठाती है उनको ढूंढ के बाहर डिपोर्ट करना का अगर मुहिम चलाती है तो उसे हम सब सहयोग करना चाहिए। इसमें कोई किसी को भी इसकी आपत्ति नहीं होना चाहिए। और जो भी प्रोसेस है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं, जो भी लंबा सा प्रोसीजर है वो फॉलो करके गवर्नमेंट इनको बाहर निकालना चाहिए। इसे भी मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूं। आई डोंट इंटरफेयर इन द प्रोसेस, नंबर वन। नंबर टू, सर आपने पूछा कि इतनी जल्दी क्या है इलेक्शन चला ये एसआईआर करने के लिए। देखिए, इलेक्शन वोटर लिस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए हमेशा दो हैं। एक प्रोसेस ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव आरपी एक्ट में है कि एसआर है, स्पेशल रिवीजन है, और इंटेंसिव रिवीजन भी पीरियोडिक होके करने का प्रोसेस है। उसमें अगर ठीक तरह से इलेक्शन चलाते हैं तो कोई दूसरी एक मेथड अडॉप्ट करके उसको बदलने की या नई मुहिम चलाने की जरूरत हमेशा कभी नहीं पड़ती। अगर वो दो प्रोसेस में गड़बड़ियां हो सकती हैं। हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल रोल क्या है, वो एकदम एब्सोल्युटली क्लीन इलेक्टोरल रोल नहीं है, क्योंकि मिस्टेक्स बहुत सारे वोटर लिस्ट में हैं, अब भी हैं, पहले से भी हैं। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहते हैं कि उनके वोटर्स उसमें ज्यादा हो। तो जब हम पॉलिटिकल पार्टीज का बात करते हैं तो ये मानना पड़ेगा कि जो पार्टी रूलिंग में है उसको बहुत
चांसेस और अपॉर्चुनिटीज होते हैं कि वो वोटर लिस्ट इन्फ्लुएंस करे और उसमें अपने वोटर्स को जमाए। और दूसरा ये है कि सिटीजन्स में अवेयरनेस नहीं है वोटर लिस्ट का, वोटर लिस्ट बनाने का, वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने का, निकालने का, अल्ट्रेशन करने का, इसका नॉलेज भी बहुत सारे लोगों को नहीं है। इसलिए भी थोड़े बहुत उसके अंदर गलतियां, मिस्टेक्स आ गए हैं। थर्ड जो है ब्यूरोक्रेटिक नेग्लिजेंस, ब्यूरोक्रेसी में के जो काम है, हालांकि आरपीआई एक्ट बहुत स्पेसिफिक है, फिर भी ब्यूरोक्रेटिक नेग्लिजेंस से भी बहुत सारे मिस्टेक्स वोटर लिस्ट में हो जाते हैं, हो गए भी हैं। और लास्ट वन क्या है, लास्ट बहुत सारे दिनों में एक डिजिटल असाल्ट जो हो रहा है इलेक्टोरल रोल के अंदर, मतलब हैकिंग होता है, होता नहीं है, इसकी चर्चा बहुत सारी हो रही है। और अपोजिशन लीडर्स भी बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, इसमें गड़बड़ी है, डिजिटली इट इज बीइंग मैनिपुलेटेड और इसमें गड़बड़ी हुई है, ये सब चीजें हैं। सो सरकार को अब इससे दो चिड़िया को मारने का एक अच्छा सा मौका है कि एक जो पहला मकसद है वोटर लिस्ट में अपने वोटर को जमाए या उनका कंसंट्रेशन ज्यादा करे, ये करने का भी एक अपॉर्चुनिटी एसआईआर में मिल गया है। और दूसरा जो उनको नहीं चाहिए वो वोटर्स को बाहर निकालने का भी एक काम वो अच्छी सी कर सकता है एसआईआर के जरिए। शायद मुझे लगता है कि ये दो रीजन है, मेन वजह है कि अब बहुत अर्जेंसी में ये एसआईआर कर रहे हैं। जी नूर साहब, मैं थोड़ा इस जगह एक आपसे इसलिए क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। मेरी जो समझ है, ये सरकार का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन सरकार का पार्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन इज सेपरेट देन द गवर्नमेंट। तो एक तो हम लोगों को जो हमारे ऑडियंस हैं, दे गेट कंफ्यूज, दे फील दैट इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इट गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दिस इलेक्शन प्रोसेस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट हैपेंस टू बी दैट आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन बात कर रहे हैं 26 नवंबर। द कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमवर्क है और जो हमारे जिन लोगों ने लिखा था, उनको उन्होंने ये जानते हुए कि इस देश में गरीबी है, इलिटरेसी है, एक सोशल डिस्पैरिटी है, लोगों को दबाया जाता है, और इन लोगों को अगर हम ये कहेंगे कि आप अप्लाई करो और फिर वोटर बनो, तो ये लोग वोटर नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया कि एनीवन जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, 18 ईयर्स ऑफ एज, साउंड माइंड, जो भी क्राइटेरिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, आरपी एक्ट बताता है, अगर वो है तो इट इज द जॉब ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू मेक हिम अ वोटर। मैं इस पे इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है। और इसमें जो आप कह रहे हैं ना, इन्फिल्ट्रेटर, या इस देश में कई बहुत सी चीजें हैं, वो अलग है, वो अलग है। इट इज द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट कि कौन इन्फिल्ट्रेटर है, कौन खरा। और मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको नूर साहब, इस देश का संविधान जो है वो ये कहता है कि अगर किसी को सजा भी मिली है, फांसी की सजा भी मिली, तो उसका भी वोटिंग राइट्स नहीं जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। ये काम कौन इन्फिल्ट्रेटर है, कौन सही है, कौन गलत है, किसको होना चाहिए, ये काम होम मिनिस्ट्री ऑफ होम का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये काम इलेक्शन कमीशन जो भी एलिजिबल वोटर है, इस देश में रहता है, उसका अगर वो नागरिक है और जो शर्तें वो पूरी कर रहा है, उसको वोटर बनाना। मैं इस पे जरा आपका एक चीज करूंगा। और दूसरा, बीएलओज आर टेकिंग वो सुसाइड कर रहे हैं। मैं इस पे भी एक चाहूंगा आपसे, जब आपने नौकरी ज्वाइन की नूर साहब, तो आपने कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को कर्नाटक की सेवा करने के लिए, और एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। टीचर अगर कोई बना तो टीचर्स ने अपना ये बताया कि हम भाई पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो बीटी की हैं कि वो बीएड की हैं, उनके टेस्ट हुए, उसी में से कुछ लोगों को आपने बीएलओ बना दिया है। अब अगर कोई बीएलओ का काम उसको स्ट्रेसफुल है, अपने बाकी काम को उसको इग्नोर नहीं कर सकता, दे आर कमिटिंग सुसाइड। तो देयर हैज टू बी सम, मतलब इसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए। मैं टीचर बना हूं, मेरा काम टीचर, अगर मैं खराब पढ़ाई करूं तो मुझे निकाल दीजिए। अगर मैं शिक्षक, मुझे बीएलओ का काम आप देखिए, मुझे क्यों एफआईआर, मेरे का अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हैं आप? आई वांट अ स्मॉल रिएक्शन ऑन दिस आल्सो। यू हैव बीन पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यस सर। सर बेसिकली क्या है ना, ये एक ट्रस्ट डिफिसिट का प्रॉब्लम है। बेसिकली दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। जब हम लोग सर्विस में नए नए से जमे थे, तब सेशन साहब सीईओ थे, तब एक मैगजीन चल रहा था
सीनियर ऑफिसर्स हमेशा हमसे कहते थे कि बी फेयर इन इलेक्शंस, नॉट ओनली बी फेयर, अपीयर टू बी फेयर। मतलब ये नहीं कि आप फेयरली काम किए, लेकिन आपको लोग, जनरल परसेप्शन लोगों की ये होना चाहिए कि आप फेयर हैं, इसका अपीयरेंस भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं कि आपने ठीक ठाक काम किया और शाम में कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ पार्टी कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक मैक्सिम था सर। अब क्या हुआ, आप पिछले कई सालों से, अब स्पेशली ये गवर्नमेंट आने के बाद इलेक्शन कमीशन का फंक्शनिंग पे, इलेक्शन कमीशन के साख पे बहुत बड़ा सवाल आया है। तो उसका साख का सवाल जो है, वो ट्रस्ट डिफिसिट जो डेवलप हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन में ही बहुत सारे ये बदलाव आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को सिलेक्शन प्रोसेस से निकाल दिया गया है और इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन प्यूरली गवर्नमेंट की मर्जी से हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन में जो लोग आते हैं वो जानते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट के साथ नहीं काम करेंगे तो हमको इलेक्शन कमीशन में काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ जो रिटायर्ड होते हैं बाबूस को, उनको अच्छे अच्छे पोजीशंस मिलने लगे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को ये प्लम पोस्ट चाहिए तो गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए, तो ये भी लोग जानते हैं और उन लोगों में वो साख नहीं चल गया है। और जब भी अब इलेक्शन, आप तो जानते हैं कि अब इलेक्शन कमीशन पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, सरकार ने ये भी कर दिया है, लोग ये जानते हैं। ये सब होने के साथ साथ सरकार ने भी अब तक कोई ऐसा अच्छा सा ठोस कदम नहीं उठाया कि माइनॉरिटीज में, स्पेशली मुस्लिम्स में, उनकी उनके सरकार के प्रति एक ट्रस्ट आए। ऐसा ट्रस्ट डेवलप करने वाला भी एक्टिविटी कोई नहीं हुआ है। तो बहुत बड़ा तबका अब गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन के फंक्शनरीज को डाउट की निगाह से और उनको एक कटघरे में खड़ा करके ही उनको देखती है। पहले जब हम सर्विस में थे तब ये था कि सरकार की साख बहुत अच्छी थी, तब सेशन जब काम कर रहे थे तब बहुत सारे लोग होते। तो टू लार्ज एक्सटेंट इलेक्शन कमीशन वाज एन ऑटोनोमस फंक्शनरी और लोगों को सरकार के कामकाज में विश्वास था। अब वो विश्वास नहीं है। बहुत सारे लोग, कुछ भी हो, अब बीएलओ को प्रेशर इतना आ रहा है इसलिए कि वो लोग जो हैं उनमें पहली तो सरकार के खिलाफ साख नहीं है, दूसरा इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पे भी उनका जो ट्रस्ट था वो नहीं है। तो एवरीथिंग दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। Now it has become very difficult for BLOs to function at the grassroots level, क्योंकि बहुत सारे ये ऐसे सवाल वो पूछते हैं जिनका जवाब बीएलओ के पास नहीं है। ये सरकार को वो साख डेवलप करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को वो साख डेवलप करना चाहिए था। वो ट्रस्ट ऊपर से आता है, वो नहीं है। तो ऐसे हालात में बीएलओस को के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, ये एब्सोल्युटली है। और ये चीज और भी ज्यादा होगा, ये अनलेस गवर्नमेंट टेक्स ए डिसीजन, गवर्नमेंट मॉडिफाइज इट्स फंक्शनिंग एंड एक अच्छा सा ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकती लोगों के साथ, और इलेक्शन कमीशन प्यूरली ऑटोनमस नहीं होती, लोगों को ये विश्वास नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन हाँ हमारे लिए है, ऑटोनमस है, हमारे इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, अच्छा सा वोटर लिस्ट बनाता है और इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होते हैं। ऐसा एक माहौल जब तक नहीं बनता तब तक मुझे लगता है ये बात रुकने वाली नहीं है। जी, थैंक्स सो मच नूर साहब, आपका समय देने के लिए और टाइम देने के लिए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नूर साहब का एक स्पेशलाइजेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट और जियोलॉजिस्ट हैं। तो मैं किसी दिन चाहूंगा कि हम लोग इलेक्शन की बात नहीं, डिजास्टर, क्योंकि एक डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो गया है अब आज की तारीख में। साउथ में शायद आप लोग को उतना नहीं फर्क है, यहाँ जैसे एयर क्वालिटी वाला है, AQI लेवल है, इथियोपिया में कुछ हो रहा है, उसके डस्ट यहाँ तक आ रही है। आई मीन देयर आर थिंग्स जो शायद डिजास्टर मैनेजमेंट की हम लोग पहले सुनते भी नहीं थे, लेकिन अब शायद उसकी जरूरत जल्दी जल्दी पड़ेगी। तो किसी दिन आपसे ओनली ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ इंपॉर्टेंट द पार्टिसिपेशन ऑफ अ कॉमन मैन इन इफेक्टिवली मेकिंग दैट डिजास्टर मैनेजमेंट सक्सेस। उस पर एक दिन बात करेंगे आपसे किसी दिन, जब आपके पास टाइम होगा। we'll take time with you and then we'll do. Thank you so much. जरूर। Thank you.